गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडी कर रहे हैं, है ना। इसी सीरीज़ में हम आज एक और नई प्रॉब्लम करेंगे जो कि पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के पैटर्न पर बेस्ड है ना। इसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों के एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपको तीनों तरह की एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी होती हैं, तो आप इन्हें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है ये, पहले CCS में आ चुका है। बच्चों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन्ड है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स दी हुई हैं, ठीक है। और लास्ट में उसने हमें दिया है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड वॉज ₹1,15,200, यानी बेचे गए उपकरण की लागत 1,15,200 है। सबसे पहले आप इसमें देखिए P&L अकाउंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, टोटल रेवेन्यूज़ आ गए, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें हटाना होगा। देन एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको भी यहाँ से हटा देंगे। अदर एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट, इसमें लेस किया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बच्चों मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पर लेस नहीं होता है ना। जो आप साल में एक्चुअल टैक्सेस पे करते हैं बस वही आपको यहाँ पर लेस करना होगा, क्लियर। देन बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले साल का जो भी प्रॉफिट ये आगे लाए हैं, ठीक है, इट्स ओके। देन अप्रोप्रिएशन में डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। डिविडेंड पेड किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। बैलेंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, यानी कि हम इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें। अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को यहाँ नेट प्रॉफिट जो 5th पॉइंट में उसने हमें दिया है 275-200 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिफोर टैक्स लेंगे हम यहाँ पर प्रॉफिट, देन ऊपर जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें हम कर देंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 576 से 710 400 हो गई है, इंक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गया? सोर्सेज हो गया, और ये किस में आएगा? फाइनेंसिंग में, ठीक है, लायबिलिटी साइड। देन रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस, सरप्लस का मतलब इसका जो भी बैलेंस है ना। हमें डायरेक्ट ऊपर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम उसी से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। अगर हमें वो नहीं दिया हुआ होता, हमें देन उस कंडीशन में सरप्लस का जो डिफरेंस होता है इससे क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ता, और इस कंडीशन में किसको इंडिकेट करता? एप्रोप्रिएशंस के बैलेंस को। देखिए आप ऊपर उसने हमें पूरा P&L अकाउंट में नीचे तक एडजस्टमेंट्स दिए हैं, डिविडेंड पेड एंड डिक्लेयर्ड, और उसके बाद इस प्रॉफिट को आगे ट्रांसफ़र किया गया है बैलेंस शीट में, ठीक है। देन उसके बाद ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटीज़ हैं, इंक्रीज होती है तो ऐड कर दीजिए, डिक्रीज होती है तो कम कर दीजिए। इनकम टैक्स पेएबल, बच्चों इनकम टैक्स पेएबल और इनकम टैक्स पेड दोनों में डिफरेंस होता है। इनकम टैक्स पेएबल का मतलब है आपने पिछले साल इतना प्रोविज़न बनाया था जिसमें आपको यह अनुमान था कि मुझे इतना पे करना है, बट एक्चुअल में आपने कितना पे किया दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि एक एस्टिमेशन होता है ना। हम एक एस्टिमेशन लेते हैं कि पिछले साल हमने इतना टैक्स पे किया तो इस नेक्स्ट ईयर के लिए हमें इतना अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के अलग रख देना चाहिए, ठीक है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, तो जब इस कंडीशन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अलग है और ऊपर हमें जो प्रोविज़न दिया है दैट इज़ डिफरेंट, तो फिर हमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और उससे हम टैक्सेस पेड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। असेट्स में देखिए लैंड है, जो डिफरेंस है वो हमारा परचेजेस हो जाएगा। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स के नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है। हमने बात की थी कि अगर असेट के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से दिया है, इट मीन्स हमने असेट्स को कॉस्ट पे शो किया है, और जब आप असेट्स को कॉस्ट पे शो करते हैं तो फिर आपको उसका एक अलग अकाउंट प्रिपेयर करना है ना, और उस पर जो भी आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है उसके अकॉर्डिंग, और आपने अगर कोई भी परचेजेज या सेल्स की हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसमें एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। जो भी सेट आप सेल करते हैं उसकी कॉस्ट ही इसमें से माइनस की जाती है सीधा सीधा, तो वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग क्लोजिंग, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी हमें दिया हुआ है, तो इस अकाउंट से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल में आपने जो भी एसेट सेल की है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, जस्ट बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन नहीं किया गया है। देन करंट एसेट्स में देखिए स्टॉक, करंट एसेट्स हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं तो ऐड हो जाएगा। डेटर्स, डेटर्स बढ़ गए हैं तो लेस हो जाएंगे। कैश, कैश को हम एडलेस करते ही नहीं हैं, जस्ट बिकॉज इसका ओपनिंग और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी को तो हमें एडजस्ट करना है कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की फॉर्म में। और लास्ट है एडवांसेस, एडवांसेस भी हमारी करंट एसेट्स हैं, इंक्रीज़ हो गई तो माइनस कर दीजिए।
लास्ट में उसने हमें दिया कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड, है ना, ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उसने हमें ये दिया है कि जो भी मेरा इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट कितनी थी, जो भी सेल आउट किया, प्लस उसमें मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन न तो उसने मुझे ये बताया कि इसमें मैं अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुकी हूँ, है ना उसकी सेलिंग प्राइस हमें पता है, तो वो हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों, हम इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन बच्चों उसके लिए सबसे पहले हम कुछ अपना बेसिक वर्क कर लें, है ना, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इसमें जैसे कुछ अकाउंट्स हमें वर्किंग नोट की फॉर्म में प्रिपेयर करने होंगे। कौन कौन से अकाउंट्स हम इसमें प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, ठीक है, फिर हमारा जो इक्विपमेंट अकाउंट है जिस पे हमने सेल किया वो हो गया, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं सबसे पहले प्रिपेयर कर रही हूँ। बच्चों हमने बात की थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी लायबिलिटी है ना, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो देखिए इनके कितने बैलेंसेस हमें मेंशन किए हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बात है, 1,92,000, तो बाय बैलेंस BD 1,92,000। और इसका क्लोजिंग बैलेंस दैट इज वर्थ ₹211,200, ठीक है, ये हमें उसने क्वेश्चन में दिया है। देन इसके अलावा हमें क्वेश्चन में इससे रिलेटेड चीज़ दी है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, है ना। दो चीज़ें हैं, एक तो जो एसेट आपने सेल की उस पर डेप्रिसिएशन, दूसरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। दोनों में से एक चीज़ हमारी बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में आती है। तो आपने करंट ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न किया है, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाला है, वो हमारे प्रोविज़न को इंक्रीज़ कर देता है। तो बच्चों ये अकाउंट बनाने का एक कॉमन फंडा है। अगर किसी भी आइटम में किसी भी चीज़ का अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया है, अब जो भी मेरी ट्रांजैक्शन इसको इंक्रीज़ करेगी वो हमेशा इसके ओपनिंग बैलेंस की साइड होगी, और जो इसमें कमी करेगी वो हमेशा एंटी साइड होगी इसके, है ना, यही रूल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, 96,000, ठीक है। और अब जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी मशीनरी अकाउंट में हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाया है वो आ जाएगा। मशीनरी से मेरा मतलब है इक्विपमेंट्स, टू इक्विपमेंट अकाउंट, है ना। इसको हम लिख देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड इक्विपमेंट। तो देख लीजिए जो भी इनका डिफरेंस होगा 76,800 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, जो एसेट हमने सेल की उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बच्चों जो एसेट हमने सेल की उसकी कॉस्ट हमारे पास है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। जब हम कॉस्ट बेसिस से माइनस करेंगे तो उसका रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगा। यानी अगर मेरे पास 20,000 की संपत्ति मैंने बेची है, ठीक है, एसेट सेल की, उस 20,000 पर अब तक मैं 7,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुकी हूँ, तो वास्तव में आज उसकी वैल्यू कितनी है, 13,000 ही तो है। अब मैं उसे कितने में सेल करती हूँ, उस अकॉर्डिंग उस पर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। अब अगर मैं 13,000 की चीज़ को 15,000 में बेच देती हूँ तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर अगर इसको ऐसे कहा जाए कि 13,000 की चीज़ पर आपने 2,000 का प्रॉफिट लेके सेल किया, तो 13 + 2, तो मेरा सेलिंग प्राइस 15,000 आ गया, है ना, बात वही है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वर्किंग नोट था। सेकेंड वर्किंग नोट देखिए, मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड, जो भी मैंने बेचा था उसकी कॉस्ट कितनी दी है मुझे क्वेश्चन में, 115,200, ठीक है। इसमें से मैं लेस कर दूं, आज जिस दिन सेल किया उस दिन तक इस पर कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया जा चुका था, ये आया है 76,800, है ना। इसको मैंने माइनस कर दिया, तो देख लीजिए जितना भी डिफरेंस आया, ये मेरा डिफरेंस आया, यानी कि मेरे इसका क्या हो गया, ये रिटन डाउन वैल्यू, दैट इज WDV, रिटन डाउन वैल्यू। अब इस WDV में मैं अगर प्रॉफिट ऐड करूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो उसमें ऐड कर दीजिए प्रॉफिट ऑन सेल। क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन्ड है कितना प्रॉफिट अर्न किया आपने इसके ऊपर, 19,200 का, बस इसे ऐड कर दीजिए।
तो जो भी आपका इक्विपमेंट था उसकी सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी कॉस्ट थी उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, रिटर्न डाउन वैल्यू आई, इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई इक्विपमेंट की। ठीक है, ये काम हो गया। अब मैं क्या करूँ, इक्विपमेंट अकाउंट प्रिपेयर करूँ, क्योंकि इक्विपमेंट अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में डिफरेंस है। इस कॉस्ट के अलावा ज़्यादा डिफरेंस है ना, डिफरेंस वेरी कर रहा है। तो हम उस अकाउंट को बना के देख लेते हैं कि क्या उसमें कोई फर्दर परचेजेस है क्या। तो देखिए, हम इक्विपमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बट इसके लिए हम बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट से कॉमन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं हम। तो देखिए, अब हमारी जो असेट है, ये तो हमारी असेट है। असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। तो ओपनिंग बैलेंस में डेबिट साइड पे लिख दूँ तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। कितना ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में हमें मेंशन है, 5,76,000। कॉस्ट पे इसे प्रिपेयर करेंगे हम, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन तो हमने सेपरेट प्रिपेयर कर ही लिया है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इसका हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 921,600। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बच्चों, 576 में से मैंने 115,200 की एसेट सेल कर दी है ना। तो मेरा पूरा इधर एडजस्टमेंट जो है 115,200 का होना चाहिए। तो इसको मैं किस तरह से करूँगी, आप देखिए, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ और अकाउंट के थ्रू किस तरह से करेंगे, आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए। ध्यान से देखिए इधर, सबसे पहले देखिए बाय कैश, मैंने इसको कितने में सेल किया, 57,600। ठीक है, इस पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 19,200। तो 2 P&L हो गया। इस असेट पर अभी तक मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुकी हूँ, दैट इज 76,800। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप मैच करके देख लीजिए कि इन दोनों के टोटल में से इसको हटा के देख लीजिए क्या मेरी कॉस्ट एडजस्ट हो गई है। यहाँ पर देखिए इनका टोटल कितना आ रहा है, इसमें से मैं ये प्रॉफिट माइनस कर दूं 19,200। आ गया एग्जैक्ट फिगर। मेरे कहने का मतलब है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको सेपरेट दिया हुआ होता है ना, तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको इसमें से जितनी कॉस्ट की एसेट आप उसका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर करना है। अगर हम अकाउंट की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं तो जितना उसको सेल करके पैसा आया वो हमने लिख दिया, देन उस पर जितना अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था वो हम यहाँ पर इकट्ठा लगा देंगे, है ना, वो लगा दिया। और अगर प्रॉफिट हुआ तो 2 P&L लिख दिया, अगर लॉस होता तो मैं बाय P&L लिख देती। आप इनका फाइनल करके देख लीजिए, जो नेट अमाउंट आएगा वो हमेशा इसकी कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो भी इनमें डिफरेंस आएगा, अगर ये बैलेंसिंग फिगर इस साइड आता है तो ये फर्दर परचेजेस को शो करेगा, लेकिन बाय चांस अगर ये डिफरेंस इस साइड बैलेंसिंग फिगर को शो करे तो वो फर्दर सेल्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 460,800। ये हमारा आ गया टू कैश, और इसे हम कहेंगे परचेजेस, है ना, बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा, दैट इज BF। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें अलग से कैलकुलेट कर ली हैं। सिंपल वे में आप इसे किस तरह से कर सकते हैं, देखिए ये थर्ड वर्किंग नोट है, दिस और दिस। थर्ड को आप एक तरीके से और कैसे कर सकते हैं कि आपके पास इनिशियली ओपनिंग बैलेंस कितना था, 576 का, ठीक है, ओपनिंग इतना था, इसमें से आप लेस कर दीजिए जितना आपने कॉस्ट सेल कर दी। कितने का सेल कर दिया आपने, 115,200 का, कितना बचा, 460,800, है ना। इसके यानी हमारे हिसाब से इतना बैलेंस बचना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस है कितना, 921,600। तो इनका जो डिफरेंस है वो किसको शो कर रहा है, परचेजेस को शो कर रहा है। भाई मेरे पास 460 का पहले था, 4,60,800 का इक्विपमेंट था, और अब मेरे पास शो कर रहा है 921,600 का, तो बढ़ कैसे गया, परचेजेस ही तो की होगी। लेकिन आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज़ वर्थ ₹921,600। तो इनका जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज़ परचेजेस,
और इनका जो डिफरेंस है ये यही आएगा 460,800। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका यही है, आपको इस तरह से अकाउंट प्रिपेयर करना आना चाहिए, है ना। अगर आपने इनको कॉस्ट पे शो किया है तो जितनी कॉस्ट की असेट आपने सेल की है उसी का एडजस्टमेंट इस साइड होना चाहिए। आपने जो भी एंट्रीज की है उसमें से आप प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट कीजिए और फाइनल बैलेंस वुड बी इक्वल टू सोल्ड कॉस्ट ऑफ असेट, है ना। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें क्लियर हो गई आई हो। बच्चों इसमें हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रिपेयर करेंगे, देखिए किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, दैट इज 4th वर्किंग नोट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, फिर हमने बात की कि प्रोविजंस का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस इन 200, और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 21,120, क्लोजिंग बैलेंस है 21,120। अब फिर वही बात है, आप अगर पूरे साल में कोई भी फर्दर प्रोविजन करते हैं टैक्स के लिए तो वो हमारे ओपनिंग बैलेंस को बढ़ा देगा, है ना, और अगर आप किसी भी टैक्स का पेमेंट कर देंगे तो वो हमारे प्रोविजन को कम कर देगा। इसका मतलब है इस साइड तो टैक्स पेड आएगा और इस साइड बाय P&L, क्योंकि प्रोविजन हमेशा P&L से किया जाता है। तो इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात यह है, इसमें केवल 4 ही एंट्रीज आती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, बाय P&L, जिसको आप बोलते हो प्रोविजन। मैं केवल प्रोविजन लिखती हूँ, फर्दर प्रोविजन आप करंट ईयर में जो भी कर रहे हैं, और यहाँ पर आएगा टू कैश, आप इसमें से जो भी टैक्सेस पे करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे प्रोविजन दिया हुआ है, कितना प्रोविजन, 14800 का प्रोविजन प्रिपेयर किया है करंट ईयर में, तो ये 14800 का फर्दर प्रोविजन हो गया। अब इनका जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी टैक्स पेड, तो उसका टोटल जो भी आ रहा है इसमें से माइनस कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोविजन अकाउंट में पहले से 19,200 का बैलेंस था, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोविजन हम एस्टिमेशन से लगाते हैं। फिर इस साल मेरा अंदाज़ा था कि मुझे 14800 का पेमेंट करना पड़ सकता है, तो मैंने उतना P&L से निकाल के यहाँ डाल दिया, वेल एंड गुड, मेरे इस अकाउंट में टोटल बैलेंस हो गया इतना। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 21,120 है, तो बीच का पैसा कहाँ गया? इसका मतलब मैंने इस करंट ईयर में इतना टैक्स के लिए पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट हो गया 130,880, और जो बैलेंस है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। तो ये मेरा अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रिपेयर हो गया, है ना। अब हम इसके बेसिस पे पूरा अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर आपको दिया हुआ है उसके एंड में। सेकेंड थिंग, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, है ना। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इनडायरेक्ट मेथड ही यूज़ करते हैं। तो मैं डेट इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की बुक्स नई होंगी, कुछ की पुरानी होंगी, जो भी आपकी उसमें ईयर दिया हो आप उसे ही मेंशन कर दीजिएगा, है ना। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2018, वट एवर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि हमें पता है कि हमें टैक्स को फिर से लेस करना ही है, तो हम बिफोर टैक्स प्रॉफिट ले लें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन में स्टार्ट कर रही हूँ बिफोर टैक्स प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा, 275,200, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 275,200। देन आप देखिए अब इसके अंदर आपको क्या एडजस्टमेंट दिख रहा है। हमने बात की थी नॉन कैश आइटम, टैक्स तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, उससे पहले हमने ले लिया इसमें डेप्रिसिएशन, और दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, है ना, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नॉन कैश आइटम है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। कितना डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में हमें दिया है करंट ईयर का, देखिए 96,000, तो इसमें 96,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और हमें इसमें दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट,
चूँकि ये हमारी बिजनेस की इनकम तो है ही नहीं, दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, तो उसे हम यहाँ से हटा दें क्योंकि इसे ऐड किया हुआ है। कितना प्रॉफिट है हमारा 19,200, तो आप इसे क्या कर देंगे यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया। और कोई एडजस्टमेंट देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्या, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो हमारा आएगा दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है 3,52,000, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस हैं हम उसे कर देंगे। अगर एसेट्स इंक्रीज हो जाती है तो लेस हो जाएंगी, और अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो ऐड हो जाएंगी। तो देखिए इसमें क्या क्या ऐड और लेस होगा। हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज इन डेटर्स, लेस हो जाएंगे, कितने से हो रहे हैं डेटर्स 28,800, है ना। दोनों ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का डिफरेंस ले लिया, तो असेट्स में अगर इंक्रीज हुआ तो माइनस करेंगे। देन उसके बाद देखिए क्या दिया है हमें डेटर्स के बाद, स्टॉक में कमी हो रही है तो डिक्रीज इन स्टॉक, ऐड हो जाएगा 268,800, ये ऐड हो गया। तीसरा एडवांसेस, कैश को तो हमको लेना ही नहीं है। एडवांसेस में देखिए क्या हो रहा है, एडवांसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस कर दें, इंक्रीज इन एडवांसेस 1920, ठीक है। असेट साइड में ये तीन ही थी करंट एसेट्स, इनका एडजस्टमेंट हो गया। अब लायबिलिटीज़ पे आए हम। लायबिलिटी में सबसे पहले देखिए क्रेडिटर्स में क्या हुआ है, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं 9600 से, तो माइनस कर दीजिए, बढ़ते हैं तो ऐड कर देते हैं, कम होते हैं तो माइनस कर देते हैं। इसके अलावा लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे 38,400, ठीक है। देखिए कोई और करंट लायबिलिटीज़ या एसेट्स आपको दिख रही हैं क्या इसमें, आई थिंक और कोई भी इसमें असेट्स या लायबिलिटीज़ नहीं हैं। अब हमारा जो भी बैलेंस आएगा यानी लेस ऐड, हम इसे बोल देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो क्वेश्चन में है ही नहीं, कोई ऐसी इनकम है नहीं, तो सीधा मैं टैक्स ही लेस कर दूंगी, है ना। 618,880, अब इस 618,880 में से टैक्स लेस कर देंगे, टैक्स पेड लेस होगा तो इसमें से लेस कर दीजिए टैक्स पेड, मैं से यहाँ लिख रही हूँ 880, और अब जो आया है इसे हम बोलेंगे ए। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है ना, जो भी इसका बैलेंस है तो ये हमारा गया नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आई होप आपको क्लियर हो गया है ये। सेकेंड एक्टिविटीज़ हम कैलकुलेट करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो बच्चों मैंने इसको यही लिख दिया है 480, लेकिन एक्चुअली हम जब दो कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं तो 480 को हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, है ना। किस तरह से लिखेंगे देखिए, ये तो कैलकुलेशंस के लिए है, ये इसे यहाँ पर इस तरह से लिखाया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अब मैं कैलकुलेशंस करती हूँ। इनकम्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए इन्वेस्टिंग में क्या क्या था, इक्विपमेंट्स थे उनको सेल किया तो उससे कैश इनफ्लोज हुआ था, उसकी परचेजेस की थी उससे हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। देन लैंड हमारा बढ़ गया, इसका मतलब कैश आउटफ्लो हुआ। तो देखिए हम उनका जो डिफरेंस है उसे यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि परचेज ऑफ लैंड 76,800 और 153,600 का डिफरेंस ले लीजिए, जो भी आया वो हमारे यूजेस हो गए। तो ये हमारे कितने यूजेस हो गए 76,800 के, हमने इसको ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। देन उसके बाद परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स 460,800, ये फर्दर परचेजेस हो गई, है ना। और सेल ऑफ इक्विपमेंट 57,600, ये ऐड हो जाएगा। अब इनका जो भी नेट बैलेंस है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगी, दैट इज़ 4,80,000। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये यूजेस हैं,
तो आप इसे यहाँ पर लिख देंगे बी पॉइंट में, नेट कैश आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जो हमने इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग दोनों कैलकुलेट किया, अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लोज कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो थर्ड पॉइंट में हम लेंगे फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर हमने, एक तो डिविडेंड पेड हमें पता ही है, शेयर्स की हमने बात की थी, वो हमारा सोर्स है। उसके अलावा आपने कोई इंटरेस्ट पे किया, नहीं किया, है ना। देन उसके अलावा आपने कोई लोन्स का रिपेमेंट किया, तो भी नहीं किया आपने। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस आ जाएगा। कितनी प्रोसीड्स हैं हमारी इससे हमारी 134,400 प्रोसीड्स हो गई। और एक दूसरा आप देखिए डिविडेंड पेड, उसमें साफ साफ हमें दिया हुआ है कि इतना प्रोविजन किया और इतना पे किया, और ये जो पेमेंट है इसको हमने ब्रैकेट में शो कर दिया। तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गई, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जो भी डिफरेंस आ रहा है 19,200 हमारा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो ABC पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है ना, इन तीनों का टोटल लगाना है। ठीक है, उसे ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर देना है, तो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इट मीन्स A + B + C। अब आप देख लीजिए ये दोनों तो आपस में निल हो गए हैं, तो हमारा जो नेट कैश इनफ्लोज आया दैट इज़ 19,200। होप आपको क्लियर हो गया। 480 - 480 + 19,200, तो ये हमारा नेट कैश इंक्रीज़ हुआ है, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इतना इंक्रीज़ हुआ है। इसे हम ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। $96,000, तो बस अब जो बैलेंस आया वो क्लोजिंग के इक्वल होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट क्लोजिंग। जो भी तीनों का नेट इंक्रीज या डिक्रीज आया उसमें हमने ओपनिंग ऐड कर दी, तो हमारा ये क्लोजिंग आ गया। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अगर ओपनिंग में इस डिफरेंस को A + B + C का इंक्रीज या डिक्रीज ऐड करके अगर ये नहीं आता है तो फिर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं किसी प्रोविजन में मिस्टेक की है, आपको उसको सही करना है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हम बात कर चुके हैं क्या क्या आता है। आपके पास कोई भी कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, ऑल आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और अगर इसमें कोई बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो वो कैश बैलेंस में से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर करता है ना। अब इसके बाद हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करेंगे, तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उसके एग्जाम्पल्स अनसॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।